राधे राधे सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। और आज हम लोग कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टिप में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देखिए और अंत तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ और समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अशांत दशमलव जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। हमने बताया भी था कि अशांत दशमलव 2 प्रकार के कौन-कौन होते हैं। पहला जो होता है वो अशांत आवृत्ति और दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति। तो ये अशांत आवृत्ति क्या होता है? मतलब इसमें रिपिटेशन होता है। हम लोगों ने अशांत दशमलव में क्या पढ़ा कि एक परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है, बिल्कुल। पी वाई क्यू के रूप में पी वाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या जहाँ पे क्यू बराबर 2 पर पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं हो तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। हम लोगों ने देखा कल, लेकिन आज उसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि अशांत आवृत्ति क्या होती है, अशांत अनावृत्ति क्या होती है, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अशांत आवृत्ति, पहला क्या है? अशांत आवृत्ति। देखिए ऐसे बोल सकते हैं, मतलब जो ऐसी संख्या जो रिपीटेड हो, मतलब अशांत दशमलव तो हो लेकिन रिपीटेशन में हो। जैसे कि हाँ, देखिए उदाहरण में हम समझते हैं 10/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, ठीक है? तो कितने बार में कटेगा? 3 तिया का 9। उसके बाद शेषफल क्या बचेगा? 1। फिर हम यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 3 तिया का 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर हम 0 देंगे, फिर यहाँ पे 3 3 3 3 ऐसे डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो मतलब ये 3 जो है रिपीट हो रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर ये, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये 3 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको आवृत्ति बोलेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव, ठीक है? तो क्या बोलेंगे आवृत्ति दशमलव में कि वैसा अशांत दशमलव जिसका रिपीटेशन हो, बार बार आवृत्ति हो, उसे अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। उदाहरण के लिए 10/3, 1/3, ठीक है? चलो ये दोनों को पहले डिवाइड करके देखते हैं। 10/3 को तो हमने बनाया है ना, 1/3 को 3 से भागा देंगे 1 में, जो कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है, इसीलिए दशमलव और यहाँ पे 0। तो कितने बार में लगेगा? 3 तिया का 9, बच गया 1, फिर लिखेंगे 0, 3 तिया का 9, फिर बच गया 1। वैसे ही करके ये डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि इसका अंत होना ही नहीं है, डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। इसीलिए हम इसको लिखते हैं 0.3 के पावर, ये माथा पे इसको रैकरिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये आवृत्ति, इसका रिपीटेशन हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा कि अशांत आवृत्ति होता है। फिर उसके बाद हम लेते हैं 2/11 को, ठीक है? 2/11, 11 से डिवाइड करेंगे 2 को। क्योंकि ये 2 11 से छोटा है, इसीलिए पहले दशमलव और यहाँ पे 0 किया जाता है। फिर हम कितने बार में लगाएंगे? एक बार में 11 लगाएंगे, ठीक है? कितना बच गया? 9 बच गया, ठीक है? फिर यहाँ पे 0 यानी 11 8 बार में, 11 8 88, फिर बच गया 2, फिर 0 लिखेंगे, यहाँ पे करती हूँ, 20 है ना? फिर 2 बार में हम लोग लगाएंगे 11, नहीं 1 बार में लगाएंगे। हाँ, क्या 8 बार में लगाए थे ना, फिर 1 बार में लगाएंगे, फिर 11। आप देखो यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0.181, यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। इसीलिए इसको आसान आवृत्ति दशमलव कहते हैं, ठीक है? समझ गए होगे? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पढ़ने का अशांत अनावृत्ति। मतलब अशांत आवृत्ति में रिपीटेशन होता है, कोई भी संख्या का बार बार आना। अशांत अनावृत्ति में आएगा, मतलब कोई संख्या रिपीट होगा ही नहीं, रिपीट नहीं होगा, जिसके कारण वो अशांत अनावृत्ति होगी। तो शायद आप लोगों को याद होगा कि हम परिमेय संख्या में बताए थे एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का
जब अंतर करवा रहे थे तो उस टाइम हमने बताया कि परिमेय संख्या जो होती है वो शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति के रूप में होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती है वो अशांत अनावृत्ति के रूप में होती है। तो ये इसीलिए हम लोग अब देखेंगे अशांत अनावृत्ति क्या है, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से अंतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। इसमें क्या होगा? कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। मतलब जैसे कि हमने 10/3 से को डिवाइड किया था, 3 से 10 को डिवाइड किया था, तो क्या हो रहा था? 0.3 करके 3 मतलब रिपीट हो रहा था, बार बार आ रहा था, आवृत्ति हो रही थी, इसीलिए वो अशांत आवृत्ति हो गई। और इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा, मतलब रिपीट होगा उसके साथ दूसरी संख्या आ जाएगी, 3, 6, 4, 5 बढ़ता चला जाएगा और रुकेगा ही नहीं, इसीलिए वो अशांत अनावृत्ति हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 1.412 डॉट 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 बढ़ते चला जाता है इनफिनाइट तक, मतलब ये रुकता ही नहीं है, इसका रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए अशांत अनावृत्ति है। इसलिए तो हमने एग्जाम्पल में √2 को देखा। क्यों देखा? क्योंकि हमको पता है कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो अशांत अनावृत्ति के रूप में होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और समझेंगे। मतलब 2, 3 डॉट 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 इनफिनाइट तक, मतलब बढ़ता चला जाएगा। फिर आप हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि अशांत आवृत्ति का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे कि 1/3 जो कि अशांत आवृत्ति के रूप में है। इसका अशांत आवृत्ति क्या हो जाएगा? 0.3 डॉट 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 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि 0.3 के पावर रैंक रिंग दे देंगे। ठीक है, तो अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 0.3 है ना, इसके ऊपर रैंक-रिंग है, तो हम लोग लिखेंगे कि 3/9। मतलब समझ जाओ आप कि दशमलव के बाद एक जितनी भी संख्या रहेगी नीचे उतना ही 9 दिया जाएगा। यदि रहे 0.45 उस पे रहे रैंक-रिंग, मतलब 4-5 रिपीटेड हो बार-बार, तो क्या देंगे? हम लिखेंगे कि 4-5 बटा का दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो उतना बार 9 लिख देंगे, बस। इतना आसान है, बस आप लोग समझ जाओ कि दशमलव सिंपल से याद रखो कि दशमलव के बाद जितनी भी अंक रहेगी उसके नीचे उतना उतना 9 को लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 0.3 पे पावर रैंक-रिंग, ठीक है? मतलब 1 दशमलव के बाद एक संख्या है, इसीलिए 1 9 देंगे और इस 3 को ऊपर लिख दिया जाएगा, बस इतना ही आसान है। चलो हम एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताओ कि 0.4, 5, 6, 7, 8 के पावर रैंक-रिंग, इसका इसको अशांत दशमलव के दशमलव निरूपण करो, मतलब इसको भिन्न के रूप में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? हाँ, कि दीदी ने बताया था कि ये जो संख्या है, मतलब जितने के पावर रैंक-रिंग है, माने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 गुण 9 दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 गुण 9 नीचे लिख देना है और ये संख्या ज्यों का त्यों ऊपर लिखा जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, बस इतना ही ईज़ी है। ठीक है? एक एक एग्जांपल और समझते हैं, ताकि आप लोग भूलो ना और अच्छे से याद रखो। देखते तो क्या था? 0, 0, 1 इसका रिपीटेशन है। चलो ऑप्शन भी दे देती हूँ, आप लोग बताना। 1/9, 9 बी में है, 1/9, 9, 9, 9 सी में है, 2/9, 9 डी में है, डी में है 1/9, 9, 9। बताओ, आप लोग बताओ इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? तो सभी लोग बता दिए होंगे, बहुत ही ईज़ी है। चलो कैसे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? 0.001 रैंक-रिंग है। हमने बताया था कि दशमलव के बाद जितना भी अंक
का ये रिपीटेशन वाला जितना भी अंक हो उसको कुछ नहीं करना, जितना भी अंक है, क्या अंक है 1, 2, 3, डायरेक्ट 3 गो नीचे 9 देने का, ठीक है? उसके बाद जो संख्या है ऊपर उतार देने का 0, 0, 1। तो आप क्या बताओ 1 के पहले 2 गो 0 अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। ऐसे रह भी सकता है बट सिर्फ़ 1 ही लिखते हैं तो ज़्यादा दिखने में सुंदर लगता है। जैसे लड़कियाँ हाँ, तो देखो 1 बटा का 999 बस ये हो गया आंसर यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी। समझ गए होंगे आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। ये इसका अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति को समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा-सा पीछे रिकॉल करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच हम लोगों ने अंतर पढ़ा था, याद करो? हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि परिमेय संख्या याद करो, परिमेय संख्या में हमने बताया था कि परिमेय संख्या जो होती है, वो शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति के रूप में होती है, ठीक है? हाँ, दीदी आपने बताया था। फिर अपरिमेय संख्या में हम लोगों ने देखा था कि अपरिमेय संख्या जो होती है, वो अशांत अनावृत्ति के रूप में होती है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि अशांत आवृत्ति क्या होती है, अशांत अनावृत्ति क्या होती है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। तो आई होप सब लोग को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। आखिर ये अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ़ अपने आप से कटे। मतलब नहीं समझे? चलो मैं बताती हूँ। देखो, हमने क्या बोला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो दीदी हमने बताया है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए हम लिखते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे। जैसे कि हम देखो एग्ज़ाम्पल में लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ETC मतलब इत्यादि। अब देखो हम इसको समझते हैं कि ये जो 2 है वो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है कि नहीं? तो 2 है फैक्टर, ठीक है? इसका फैक्टर करोगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 1 बार में। मतलब 2 के 2 फैक्टर है। कौन-कौन? एक 2 खुद अपने आप से कटता है, एक 1 से कटता है। तो हमने क्या बताया था कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो आप बोलोगे कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या एक एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता? तो एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक सिर्फ़ 1 से ही कटता है, उसके अलावा और कोई भी संख्या से नहीं कटता है। मतलब 1 का फैक्टर करो आप, ठीक है? तो 1 ही आएगा ना मतलब 1 सिर्फ़ 1 से कटेगा। तो जिसके 2 फैक्टर हो मतलब 1 से कटे और उसके अलावा भी अपने आप से कटे, तो वो अभाज्य संख्या होगा। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे कि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 1 कोई भी संख्या नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन है? 2, 3, 5, 7 जो 1 से कटे और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होगा। और अगर आपसे कोई पूछ दे मतलब कोई भैया ये सब पूछे कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आप लोग बताओगे कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है? अच्छा आप लोग बताओ मुझे कि 4 कौन-सी संख्या है? क्या 4 अभाज्य संख्या है? आप लोग सोचो और बताओ। तो हम इसको जानेंगे कि 4 अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है? कितने बार में लगेगा? 2 से लगेगा 2 बार में। 2 दूनी का 4, 2 से लगेगा 1 बार में। चलो हम लोग 4 को लिखते हैं, कितने फैक्टर हो गए हैं 4 के? 1, 2, 2, 1
क्या ये 4 अभाज्य संख्या है? और एक 4 भी तो होगा जो अपने आप से कटता है। तो मतलब देख रहे हो 1, 2, 3, 3-3 फैक्टर हो गए। हमने क्या बताया था कि जो 1 से कटे उसके अलावा अपने आप से कटे। मतलब 1 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है। तो लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी संख्या से कट रहा है ना, तो अभाज्य संख्या ये 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 4 क्या होगा? 4 प्रकृत संख्या होगी, 4 पूर्ण संख्या होगी, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी कि बोलेंगे कि अभाज्य संख्या जो होती है वो केवल अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। तो समझ गए होंगे आप लोग। और हम लोग दूसरा पढ़ते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। दूसरा में क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। हम लोग अभाज्य में देखे थे कि 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, ठीक है, डन। अब हम भाज्य संख्या क्या होती है कि 1 से कटता है, बिल्कुल कटता है, अपने आप से भी कटता है, लेकिन उसके अलावा भी कोई दूसरी संख्या से भी कटे। एक संख्या दूसरे मतलब 1 से कटेगा एकदम, पर मतलब क्या बोले उसको, मतलब ज़रूरी है कटना, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। हाँ, उसके अलावा भी कोई संख्या से अगर कट जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, अगर नहीं कटेगा तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम इसको डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे अपने आप से कटे तथा क्या? तथा मतलब और क्या? उसके अलावा दूसरी कोई संख्या से भी कटे, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, तथा दूसरी कोई संख्या से कटे। कटे। तो उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, चलो हम लोग इसको समझते हैं। उदाहरण में हम लेते हैं 4, हाँ, लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे। अब बताओ कि 4 और 6, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं? इन सब का गुणनखंड करेंगे। चलो पहला हम 4 का बनाते हैं, ठीक है? 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, ठीक है? तो 4 का कितने फैक्टर्स हो गए? एक 2 हो गया, एक 4 खुद हो गया, एक 1 हो गया। देखो आप, 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, मतलब 4 अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कोई संख्या ही से कट रहा है। मतलब कौन-सी संख्या? 2 से कट रहा है। तो क्या ये भाज्य संख्या होगी? हाँ, ये 4 जो है वो भाज्य संख्या होगी, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। और एक बात आपको याद रखना है कि 4 जो है 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, ठीक है? यानी कि ये बात आपको नोट कर लेना है यहाँ पे, नोट में लिख लेने का कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है? 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसको आप लोग नोट में एकदम दिमाग में याद रखो, कोई आपसे पूछेगा और ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ कौन-सी अभाज्य संख्या है, कौन-सी भाज्य संख्या है। तो समझ गए होंगे? चलो हम एक क्वेश्चन को समझते हैं भाज्य और अभाज्य में अंतर, क्वेश्चन के रूप में, ठीक है? चलो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ कि बताओ, क्या 12 कौन-सी संख्या है? क्वेश्चन है, ठीक है? क्या 12 अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या में जैसे ही कोई भी संख्या बोलूँ तो आपके माइंड में याद होना चाहिए डेफिनेशन। अभाज्य संख्या क्या था? कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है?
अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या 12 अभाज्य संख्या है? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका 12 का फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कितना बार में, 2 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिया का 6, फिर 3 से 1। अब देखो आप कि 12 का बहुत सारे फैक्टर्स है। पहले सबसे पहले अभाज्य संख्या में हम लोग याद रखना चाहिए, एक 1 से कटता है, ठीक है, एक अपने आप से यानी 12 खुद अपने आप से कटेगा। उसके अलावा भी क्या ये 4 से कटता है? हाँ, 4 से भी कटता है। क्या ये 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या ये 2 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो देखो आप 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, उसके अलावा कितनी सारी संख्या से कट रहा है। तो हमने अभाज्य संख्या में बोला था कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बस वो हो गया अभाज्य संख्या। उसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, इसीलिए 12 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग आंसर देंगे नहीं, 12 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 12 अभाज्य संख्या नहीं है। देखो आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ 4 कौन सी संख्या है? पहले क्या करते हैं, 4 का फैक्टर निकालते हैं। अब बताओ 4 एक खुद सबसे पहले अगर बोले कोई बताओ ये अभाज्य है कि भाज्य, अगर कोई पूछ दे कि बताओ ये 4 या फिर 5 कोई भी संख्या दे दे, बोले ये बताओ ये अभाज्य है या फिर भाज्य। तो सबसे पहले आप ये करना कि पहले आप 1 से कटवाना उसको, फिर अपने आप से मतलब जो संख्या रहे उससे कटवाना। उसके बाद अगर और कोई संख्या से कटे तो फिर उसको कटवाना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये खुद अपने आप से कटा इसलिए 4 लिखेंगे और 1 से भी ये कटेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद क्या 4 2 से कटता है? बिल्कुल कटता है। उसके अलावा अब बताओ 4 कोई और संख्या से कटती है? 4 4 से कट गया, 4 1 से कट गया, 4 2 से कट गया। तो अब बताओ 4 जो है वो भाज्य है या फिर अभाज्य है? तो अभाज्य में क्या था कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, कट गया। लेकिन उसके अलावा तो दूसरी संख्या से भी कट रहा ना, तो ये तो अभाज्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये 4 भाज्य होगा? तो 4 भाज्य होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये अपने आप से कटा, 1 से कटा, उसके अलावा भी कोई संख्या से कटा है, इसीलिए 4 जो होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो आपका जो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा वो है भाज्य संख्या। और हम आपको शायद याद होगा कि हम बताए थे कि 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है। आप इस जो ये जो टॉपिक है अभाज्य और भाज्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अपरिमेय से भी पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछ देगा बताओ 3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। बताएगा कोई पूछेगा बताओ √5 क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं, √5 कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो चलो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप लोगों का मतलब थोड़ा-सा क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और और फिर रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं, ठीक है? चलो हम बता पूछती हूँ मैं, निम्न में कौन एक प्रश्न है, हम अगर कोई भी संख्या बोले ना तो आपके माइंड में उसका डेफिनेशन याद आना चाहिए। जैसे कि हम बोले अपरिमेय संख्या बताओ, तो अपरिमेय संख्या क्या था? वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का एक मेन मतलब जब अपरिमेय और परिमेय में अंतर बताए थे तो इसका एक हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो अशांत अनावृत्ति के रूप में होती है, ठीक है? तो आप लोग बताना इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में कौन अपरिमेय है? 5 7 4/7 या फिर √11। तो अपरिमेय संख्या में हमने क्या बताया था कि वैसे संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या ये पी वाई क्यू के रूप में है? हाँ, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब अपरिमेय नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी पी वाई क्यू के रूप में है। इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी परिमेय संख्या होगी 4/7 पी वाई क्यू के रूप में है। क्या बताओ आप अपरिमेय संख्या इसका कोई पूर्ण रूप से कट रहा है? नहीं। √11 का वैल्यू क्या आएगा? मतलब √11 का जो वैल्यू आएगा कुछ पॉइंट समथिंग आते रहेगा। तो जो कि अशांत अनावृत्ति के रूप में होती है
इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो √11 हो जाएगा। यानी कि √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों क्या है? ये तीनों परिमेय संख्या है। तो समझ गए हो? इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। हाँ, बताओ कौन परिमेय है? ऑप्शन है बटा का 2। बताओ निम्न में कौन परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से रूट वैल्यू नहीं निकलता है। ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का हमने बताया था कि 2 दशमलव कुछ-कुछ समथिंग आता है, जो कि बढ़ता चला जाता है। यानी कि अशांत अनावृत्ति के रूप में होती है, इसीलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। √13 भी अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगी। तो क्या ये परिमेय संख्या? बचा आपका एक ऑप्शन जो कि परिमेय संख्या होगी। तो क्या होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 10 बटा का 2 यानी कट जाएगा तो 5। क्या 5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है 5 परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत, फिर अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अब भाज्य, अभाज्य, हम लोग ने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। बस एक मेन जो टॉपिक्स है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो इससे आपके ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब आप बोल सकते हो कि इस चैप्टर्स के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये आखिर क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? क्या टॉपिक्स है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जानेंगे कि क्या आपको पता है भाज्य? भाज्य बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि भाज्य बराबर जो होता है भाज्य गुने भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जब कोई संख्या ए, मान लेते कोई संख्या ए जो बड़ी है बी से, तब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर आर जो है वो, जहां आर 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है और बी से छोटा। बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग ये तो पढ़े होंगे ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। चलो हम एक इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। 3 को डिवाइड किए 10 में, ठीक है? अब बताओ कि ये कितने बार में लगेगा? 3 दूनी का 6, ठीक है 2 बार में लगा, 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया का 9, हाँ 3 बार में भी लग जाएगा, 3 तिया का 9, बच गए 1। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। और इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भाज्य। इसे बोलते हैं भाज्य और इसे बोलते हैं भागफल। भागफल, ठीक है? और इसे बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल। तो आप अगर आपको ये फॉर्मूला अपनाना है तो आप देखो, यानी भाज्य बराबर 10 बराबर जो होगा, क्या 10 बराबर 3 गुने 3, 3 गुने 3 प्लस 1, या ये जो है वो 10 के बराबर है? अगर 10 के बराबर है तो ये फ़ॉर्मूला हमारा सही है। 3 गुने 3, 3 तिया का 9, 9 1 10 आ गया। तो हम ऐसे बोलते हैं 10 बराबर जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है।
देखो 10 आप इसको इसके बराबर करो तो ये आ जाता है बराबर में। 3 तिया का 9 1 10। तो बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जैसे कि हम लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे कि एचसीएफ जो है वो गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। मतलब 10 का और 5 का निकालना हो एचसीएफ तो क्या करते थे, पहले हम लोग उसका गुणनखंड करते थे। उसके बाद उसमें जो कॉमन फैक्टर आता था, मतलब जिससे सब विभाजित हो जाता है, वो हो जाता था एचसीएफ। लेकिन हम लोग को 10th में ना थोड़ा-सा मतलब हाई लेवल का पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालना जानेंगे। इसमें कुछ नहीं करना। देखिए, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के रूप में अब समझते हैं। मान लो 135 और 225 कोई संख्या बोलेगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। किसकी सहायता से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। देखो बहुत बहुत ही आसान तरीका से बनता है। हम पहले लिखेंगे कि 200 जो 25 है वो बड़ा है 135 से। बड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल बड़ा है। अब हम लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R। ये लिखो या फिर लिखो ये आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा 225 हो जाएगा। भाज्य क्या हो जाएगा? 225 बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम 135 से भागा देते हैं 225 में। ये कितने बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। 135 गुने 2 करेंगे तो 5 दूनी का 10, 13 दूनी का 26, एक ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इसको एक बार में ही लगाएँगे। एक बार में लगाएँगे 135, कितना बचेगा? 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 से 1 गया 0, यानी कि 225 बराबर हम बोलेंगे कि 135 गुने 1 प्लस 90, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लिखेंगे 135 गुने 1 प्लस 90। ठीक है? तो इतना हम लोग लिखेंगे कि 200 जो 25 है वह किसके बराबर है? तो 135 गुने 1 प्लस 90। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 के बराबर नहीं हो जाए। अगर शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा तो बी कौन है? बी ये है ना, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है? तो अब अभी तो हमारा एचसीएफ हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमें अभी और प्रोसेस दोहराना होगा। तो चलो फिर से करते हैं। लिखेंगे कि यहाँ 135 बड़ा है किससे? 90 से बड़ा है ना? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन विभाजन से आप लोग एल्गोरिदम मतलब अच्छे से लिखना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सबसे पहले क्या करेंगे? 135 जो है उसमें भागा देंगे किससे? 90 से। बताओ कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। 90 दूनी 180, 180 तो 135 से बड़ा है ना, तो इसलिए एक बार में लगेगा। एक बार में लगाएंगे 90। ठीक है? 5 में से 0 गए 5, फिर 13 में से 9 गया तो 4। ठीक है? यानी कि 45 बचा है। तो 135 बराबर क्या हो जाएगा? 135 बराबर हो जाएगा 90 गुने 1। भाज्य बराबर हमने बताया था भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखो आप लोग अब जब हम बच्चे थे ना, तो हम ये भूल जाते थे कि किसको इसको क्या इसको भाज्य बोलता है, भाजक बोलता है, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता था। आप लोग उतना मतलब उतना नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। बस ये याद रखो कि ये दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। हो गया। एक देखो हम वही तो किए हैं। 135 बराबर है 90 गुने 1, मतलब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और प्लस में 45। बस इतना ईज़ी है ये। तो लिखते हैं कि 135 बराबर क्या आया है हमारा? 90 गुने 1 प्लस में 45। अभी भी रिमाइंडर यानी हमारा जो शेषफल वो भी अभी भी 0 के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब हमें फिर प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करेंगे जब तक ये 0 के बराबर जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो बी जो है मतलब ए बराबर बी क्यू आर मतलब भाजक जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए फिर से ये प्रोसेस दोहराते हैं। कहाँ करूँ? यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है? यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि 90 जो है 45 से बड़ा है। तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आप कर लेना, ठीक है? तो हम यहाँ पे भागा देते हैं 90 में किससे देंगे? 45 से। कितना बार में लगेगा? क्या ये 1 बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। 2 बार में? 45 दूनी का 90 वाह! लग गया देखो 45 दूनी का 90 ये तो शेषफल इसका शून्य के बराबर हो गया मतलब अब हमें प्रोसेस दोहराना नहीं पड़ेगा, ये लास्ट है शायद। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखते हैं 90 बराबर क्या लिखेंगे? 90 बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमने बताया था हाँ, 90 बराबर 90 बराबर क्या बताया था कि ये दोनों को आपस में गुना कर देने का, ये दोनों आपस में गुना कर देने का, ठीक है? अब बचा जो नीचे वाले प्लस में 0 लिख देने का। अब देखो आप शेषफल जो है वो शून्य के बराबर हो गया। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, शून्य के बराबर आ गया। 90 बराबर क्या लिखेंगे? 45 गुने 2 प्लस में 0। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि r जो है वो शून्य के बराबर हो गया है इसीलिए हमारा HCF क्या होगा? हमने बताया था b किसको बोलते हैं? इसको बी क्यू प्लस आर ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो b इसको बोलेंगे यानी कि भाजक को हम लोग बोलते हैं b तो हम इसीलिए किसका किससे HCF 200 135 और 225 का HCF जो है वो 45 आ गया है। बस यही प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखा कितना आसान था और पहले हम लोग HCF निकालते थे उसका गुणनखंड करके आपस में गुणनखंड करते थे, फिर उसमें जो कॉमन फैक्टर आता था उससे उसका HCF निकलता था। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही ईज़ी है, मतलब थोड़ा-सा लिखने में जो प्रोसेस है बाकी बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो हमारा यदि r बराबर 0 आ जाए तो भाजक जो होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो बस इतना ही और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा समझने में और हम लोग ने लगभग सारी ही टॉपिक्स थ्योरी कंप्लीट कर लिया है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने लास्ट तक सेशन को देखा और अवश्य लाइक करिएगा और इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा ताकि हमें आप पूछ सकते हो और कोई भी कुछ भी बोलना हो तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा और आप एक चीज़ और कि आप ईजी साइंस बोर्ड को प्लेलिस्ट से डायरेक्ट आसानी से मतलब डाउनलोड करके उससे मुफ्त में पीडीएफ पा सकते हैं। तो